जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों आज फिर हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ऐसे टॉपिक जो हाल ही में देश और दुनिया में चर्चा का मुद्दा रहे और एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और इसका प्रस्ताव जो था वो दोस्तों 76 प्रस्ताव था और ये यूएनओ की महासभा में इस प्रस्ताव के माध्यम से घोषणा की गई थी। क्या? कि 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाएंगे। और 20 जुलाई को ही क्यों चुना? क्योंकि 20 जुलाई को 1969 में एक अभियान हुआ था जिसका नाम था अपोलो 11। ये चंद्रमा पर किया गया अभियान था नासा का। किसने किया था? ये नासा का था। और इसके माध्यम से पहली बार चंद्रमा की सतह पर मानव को पहुंचाने की बात की गई थी। और इसके माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग, याद रखिए, नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे व्यक्ति थे एडविन एल्ड्रिन। तो एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहली बार चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। किस अभियान के माध्यम से? अपोलो 11 के माध्यम से, जो जुलाई 1969 को किया गया था। और चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने और उसके बाद रखा था एडविन एल्ड्रिन ने। और एक मानव के इतिहास का एक अभूतपूर्व ये आपको अभियान देखने को मिला। इसी की याद में आप 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस के तौर पर देखते हैं, बराबर। और ये प्रस्ताव 76 के माध्यम से यूएनओ की महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा पर कई सारे देशों ने पहुंच स्थापित की। अगर हम देखें तो भारत जो है वो दुनिया का चौथा ऐसा देश बनने जा रहा है चंद्रयान 3 के माध्यम से जिसकी चंद्रमा पे पहुंच हो जाएगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों मंगल पांडे जयंती। ध्यान रखिए, मंगल पांडे जी भारतीय इतिहास में एक हीरो की तरह रहे हैं, एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनकी जयंती जो होती है दोस्तों वो याद रखिए 19 जुलाई को होती है। 1827 में 19 जुलाई को यूपी में जो यूपी का जो इलाका है वहां पर इनका जन्म होता है। और यूपी में जन्म हुआ 19 जुलाई को, तो 19 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। विशेष तौर पर देखें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कहां है दोस्तों? तो बैरकपुर एक छावनी है, ये पश्चिम बंगाल में। कहां पर है दोस्तों? बंगाल में। और बंगाल में जो 24 परगना इलाका है यहां पर यह है। जब 1757 का प्लासी का युद्ध जीत लिया गया था तो उसके बाद 1757 में ही इस छावनी की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने करवाई थी। और आगे जाकर इस बैरकपुर छावनी में याद रखिए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो थी, जिसके सैनिक थे मंगल पांडे जी। और सेना में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना था, जिसका भारतीय सैनिकों के द्वारा प्रतिकार किया गया। जब ब्रिटिश सैनिकों ने, कर्नलों ने, जो वहां के मेजर थे, जनरल थे, उन्होंने जब जबरदस्ती भारतीयों से उस कारतूस का प्रयोग करवाया तो मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 को वहां पर जनरल जो थे वहां के उनको मार दिया। और यहां से विद्रोह का प्रारंभ होता है। और वो विद्रोह कौन सा रहा दोस्तों? 1857 का विद्रोह, जिसकी चिंगारी जो है वो 29 मार्च 1857 की बैरकपुर छावनी की घटना से लग गई थी, जिसको हम तात्कालिक घटना के तौर पर भी जानते हैं 1857 की क्रांति के। उसके बाद 10 मई 1857 मेरठ से 1857 की क्रांति का एक प्रकार से प्रारंभ देखा जाता है, जिसने अंग्रेजी सत्ता की भारत में जड़ें हिलाकर रख रही थी। और अगर कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से सभी के सहयोग से क्रांति हो जाती ना, एक कंप्लीट सहयोग से, तो हम उसी समय अंग्रेजों को भगा चुके होते। परंतु कुछ भारत के राजे रजवाड़े और बाकी लोगों ने, मध्यम वर्ग जो शिक्षित वर्ग रहा उसके कारण से, जिन्होंने इस क्रांति में साथ नहीं दिया, वो अलग रहे इस क्रांति से, कहीं ना कहीं क्रांति असफल हुई। और 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे थे उनका एक इंपॉर्टेंट योग देखने को मिला। जब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया, उसके बाद इन्हें 8 अप्रैल को 1857 में फांसी दे दी गई थी। ये भी ध्यान रखिए कि मंगल पांडे जी की जो फांसी की तारीख थी दोस्तों 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी। कौन सी तारीख निर्धारित की गई थी? 18 अप्रैल। लेकिन 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो डर गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी फांसी दे के काम खत्म कर दो, वरना ये विद्रोह जो होगा उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और ये बहुत तेजी से फैल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद विद्रोह फैल गया था जैसे ही मंगल पांडे जी की मौत की खबर निकलती है।
तो ये पूरा रहा। और मंगल पांडे जी जो रहे दोस्तों, उनकी 8 अप्रैल 1857 को शहादत हुई, अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। लेकिन ये विद्रोह जो था वो व्यापक तौर पर फैला। अगर हम 1857 के विद्रोह के नेता की बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, नेता कौन था इस समय, तो याद रखिएगा नेता बनाया था बहादुर शाह जफर, जो मुगल सम्राट था। 80 साल का बूढ़ा मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर, उसको इस क्रांति का नेता बनाया था। लेकिन अगर हम देखें 1858 में ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया और 1862 में इसकी मौत हो जाती है। कहाँ? रंगून में, जब इसे म्यांमार में भेज दिया गया था तो वहीं। और 1862 के बाद मुगल सम्राट का जो पद होता है वो अंग्रेज लोग खत्म कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग जगह पर 1857 की क्रांति पहुंची, जैसे झांसी में पहुंची तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने नेतृत्व किया, ग्वालियर में जाते हैं तो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों दिखाई पड़ते हैं। अगर लखनऊ में जाते हैं तो बेगम हजरत महल नेतृत्व करती दिखती हैं। जगदीशपुर बिहार जाते हैं तो कुंवर सिंह नेतृत्व करते दिखाई पड़ते हैं। कानपुर जाते हैं तो नाना साहेब नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इंदौर आते हैं, महू आते हैं तो शहादत खां नेतृत्व करते दिखाई पड़ते हैं। तो अलग अलग जगहों पर क्रांति फैली, लेकिन अंत ये हुआ, क्रांति दबा दी गई और मंगल पांडे की इसमें पहली शहादत देखने को आपको मिलती है। मंगल पांडे जी की जयंती 19 जुलाई को मनाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, याद रखिए गोमती नदी 12मासी स्थिति और संरक्षण पर विवाद। याद रखिए गोमती नदी को लेकर विवाद है। गोमती नदी यूपी की एक इंपॉर्टेंट नदी है, क्लियर, महत्वपूर्ण नदी है, गंगा की प्रमुख सहायक भी है। इसके किनारे पर आपको लखनऊ शहर जो है वो इसके किनारे पर दिखता है। गोमती नदी को लेकर विवाद इसलिए हुआ कि जो उत्तर प्रदेश का सिंचाई डिपार्टमेंट है, उस सिंचाई डिपार्टमेंट में क्या किया, गोमती नदी को एक गैर 12मासी नदी घोषित कर दिया। गैर 12मासी नदी का मतलब है कि इसको मौसमी नदी के अंतर्गत शामिल कर दिया कि इसमें हमेशा पानी नहीं रहता। जैसे ये घोषणा की गई तो इसके महत्व को कम कर दिया गया। ऐसे में जो जल संरक्षण संबंधी कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के इंपॉर्टेंट लोग हैं, नदी संरक्षण पे काम करते हैं, उनको एक प्रकार से इसके कारण क्षुब्ध हुए, वो गुस्सा आया और उन्होंने इसका विरोध किया, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस नदी को लेकर विवाद बना हुआ है। तो ये याद रख लीजिएगा कि 12मासी नदी का दर्जा जो था गोमती का वो हटा दिया गया था यूपी के सिंचाई विभाग के द्वारा, इसलिए विवाद जन्मा है। गोमती एक इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन जो हम भारत की सबसे प्रदूषित नदियों की बात करें तो उन प्रदूषित नदियों में गोमती का नंबर 5वां आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रदूषण की दृष्टि से आप देखें तो गंगा का नाम आता है, यमुना नदी का नाम आता है और गोमती को 5वां स्थान आप देते हैं। अगर हम भारत में प्रदूषित नदियों की बात करें दोस्तों तो हर राज्य में हालत खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जो है, यहां पर 55 नदियां प्रदूषित नदियों में शामिल है। वहीं अगर मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश की 19 नदियां जो है वो प्रदूषित नदियों में आती है, जिसमें बेतवा जो है दोस्तों वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी के तौर पर देखी जाती है मध्य प्रदेश की। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो प्रदूषण बोर्ड है उसके द्वारा और इसके द्वारा इस पर नाराजगी जताई गई है कि आपने क्यों गैर 12मासी नदियों में इसको शामिल किया है। 12मासी नदियों में वे नदियां आती है जिनमें साल भर पानी रहता है, क्लियर, और मौसमी नदियां, गैर 12मासी नदी वो होती है जो मौसम पर निर्भर होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से विवाद रहा है। अगर हम देखें दोस्तों यहां पर, तो मैंने आपको ये बता दिया प्रदूषित नदियों की सूची में पूरे भारत में कई सारी नदियां प्रदूषित हैं। लगभग 45% भारत की जो नदियां हैं वो प्रदूषित नदियों की श्रेणी में आती है, जिनकी सफाई को लेकर, प्रदूषण मुक्त करने को लेकर बोर्ड काम करता है। याद रखिएगा कि 1974 में जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था, उसके बाद 1974 में प्रदूषण जो बोर्ड है वो बनाया गया था और वो इसको लेकर इंपॉर्टेंट कदम भी उठा रहा है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि प्रदूषण बोर्ड का, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी गोमती नदी जो है उसको लेकर यूपी में विवाद रहा है और विवाद के कारण हम लोगों ने इसको करंट अफेयर में देखा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी को गैर 12मासी नदी के तौर पर देखा गया, तो गोमती नदी को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्नोत्तरी के तौर पर अभी टॉपिक देखेंगे। पहला है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, युवा खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज, ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं और इन्होंने विंबलडन जो 2023 है उसका मेंस टाइटल जीता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था देखने को मिल रही है कि आप नोवाक जोकोविच को देखते हैं, फेडरर को देखते हैं, नडाल को देखते हैं, अब ये एक युवा खिलाड़ी जिसमें उभरता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम विंबलडन की बात करें दोस्तों तो 1877 से प्रारंभ हुआ
ये टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ग्रास के कोर्ट पर खेला गया, और कहीं ना कहीं 4 ग्रैंड स्लैम में एक इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम के तौर पर आप विंबलडन को देखते हैं। अच्छा, ग्रैंड स्लैम को लेकर मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें सारी जानकारी इसको लेकर दी गई है, तो आप इसकी डिटेल जानकारी के लिए प्लीज वो लेक्चर देखिएगा, ताकि वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखें दोस्तों, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 के महिला सिंगल्स का टाइटल किसने जीता, तो मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। तो महिला टाइटल जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने, और पुरुषों का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। अगला है दोस्तों ISSF जो है एक शूटिंग व्यवस्था है, जिसमें शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ है, और इसमें कांस्य पदक जीता है भारत के पृथ्वीराज टोंडीमन, क्लियर। अब ये ISF जो शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ, ये कहां हुआ है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ये इटली में हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लोटावो में ये देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, भारत की किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है, तो याद रखिएगा मंगोलिया के साथ भारत ये नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश के साथ भारत का नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास है, तो वो मंगोलिया के साथ है। भारत की सेना जो है वो मंगोलिया के लिए निकली है, और मंगोलिया में ये होना है 17 जुलाई से, क्लियर। और इसकी जो आयोजन है दोस्तों वो उलान बटोर जो आपको मंगोलिया की राजधानी मिलती है, वहां पर ये सैनिक अभ्यास हो रहा है। मंगोलिया जो एक स्थल देश है जो रशिया और चाइना के बीच में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है, जहां से चंगेज खान रहा है, मंगोल प्रजाति के लोग जहां रहते हैं। तो ये युद्धाभ्यास भी आप लोग जान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा, नोमैडिक एलिफेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने भी मंगोलिया का दौरा हाल ही में किया था, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है, तो आबू धाबी दोस्तों UAE की राजधानी है, और यहीं पर ग्लोबल कैंपस IIT दिल्ली ओपन कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो याद रखिएगा तेलंगाना में। दोस्तों जो बोनालू फेस्टिवल है, इसको आप काली फेस्टिवल के नाम पर भी जानते हैं, काली माता का त्योहार भी इसे कहा जाता है, और ये तेलंगाना का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों। 2014 में जब तेलंगाना अस्तित्व में आया, तो इसको राजकीय, याद रखिएगा, राजकीय फेस्टिवल या उत्सव भी इसको घोषित किया गया है तेलंगाना का। 150 साल पुराना यह उत्सव माना जाता है। यह माना गया था कि 150 साल पहले इस क्षेत्र में जब हैजा फैल गया था, तो लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि भाई काली माता का जो मंदिर है, काली माता यहाँ पर गुस्सा हो गई है, जिस वजह से हैजा जैसी बीमारी हुई। उसके बाद उनके बीच में एक अवधारणा स्थापित हुई कि काली माता को आप प्रसन्न कर दीजिए, तो ये हैजा की बीमारी खत्म हो जाएगी। तब से ये लगातार वहां मनाया जाता है, और अब इसको 2014 में राजकीय उत्सव के तौर पर भी घोषित कर दिया गया है। इसमें काली माता की पूजा की जाती है बोनालू फेस्टिवल में, ध्यान रखिएगा कहां बनता है, तेलंगाना। आगे देखिए दोस्तों, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, तो ध्यान रखिए नीति आयोग जो है, जो योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया, और देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया था। तो नीति आयोग जो है उसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है, और इस बार जो ये पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, इसमें बहुत अलग आपको यहां पर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जहां 24% से ज्यादा आपको गरीबी देखने को मिल रही थी 2015-16 तक, वो गरीबी के आंकड़े दोस्तों वो 14% के आसपास तक आ गए हैं। मतलब गरीबी हमारे देश में बहुत तेजी से कम हुई है। लगभग इस रिपोर्ट के हिसाब से 13.5 करोड़ लोग, भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। और कौन सी गरीबी? विशेष तौर पर बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। अगर हम यहाँ बहुआयामी गरीबी की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इस बहुआयामी गरीबी में केवल पैसों की कमी को शामिल नहीं करते, इसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जीवन स्तर तक की व्यवस्था को शामिल किया जाता है कि आपको
खाने को तक नहीं मिल रहा है, आपको बेहतर कपड़े पहनने को नहीं मिल रहा है, आप शिक्षा प्राप्त करने में भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सक्षम नहीं है, तो ऐसी पूरी व्यवस्था को आप बहुआयामी गरीबी में शामिल करते हो। तो भारत में लगभग 13.5 करोड़ लोग पिछले समय में नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से गरीबी से बाहर आए हैं। और मध्य प्रदेश में बात करें दोस्तों तो लगभग 15%, लगभग मध्य प्रदेश की 1.3 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है वो गरीबी से बाहर आई है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो नीति आयोग जारी करता है। सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है गरीबी के मामले में वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हमको कमी देखने को मिल रही, जहां पहले 32% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी देखने को मिलती थी, वो इस रिपोर्ट के अंतर्गत केवल 19% रह गई है। तो यह सरकार का इस प्रकार से रिपोर्ट का डेटा देता है। अगला प्रश्न देखें, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो विक्टोरिया है। 2026 में जो कॉमनवेल्थ होने थे दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में होने थे, और इसमें विक्टोरिया जो है वहां का एक क्षेत्र उसको भी शामिल किया गया था, लेकिन इसने अभी मना कर दिया कि हम इसकी मेजबानी नहीं करने वाले। कॉमनवेल्थ की बात करें दोस्तों तो 1930 में, याद रखिएगा 1930 से ये प्रारंभ किए गए थे, और हर 4 वर्ष में ही होते हैं। ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे उन देशों को कॉमनवेल्थ देश कहते हैं, और उस संस्था का हिस्सा है, और ये सभी देश इसमें शामिल होते हैं, भाग लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो हर 4 साल में होते हैं। पिछली बार 2022 में हुए थे दोस्तों, कहां हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे, इंग्लैंड में, और अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन इसकी मेजबानी को लेकर मना कर दिया गया है विक्टोरिया के द्वारा। तो अब आगे देखें क्या व्यवस्था सामने आने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। तो अगला जो आपके स्लाइड उसमें आपका टॉपिक है, गूगल ने डूडल के माध्यम से किस इंडो अमेरिकन कलाकार को उनके 86वें जन्मदिन पर सम्मानित किया है? याद रखिएगा जरीना हाशमी। जो जरीना हाशमी है दोस्तों, ये एक इंडो अमेरिकन कलाकार है, क्राफ्ट करती थी ये, और ये जो वुड क्राफ्ट और इन सब चीजों में इनके पास महारत हासिल थी। इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। अलीगढ़ जो है यूपी का, यहां पर इनका जन्म हुआ था लगभग 1937 के आसपास, और ये एक फेमस आर्टिस्ट बनी, अमेरिका बाद में चली गई, और इनकी मृत्यु के बाद, याद रखिएगा, इनकी मृत्यु के बाद इनको याद करते हुए 86वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल ने डूडल बनाया है। डूडल का मतलब आप लोग समझिए कि जो गूगल आप खोलते हैं तो सर्च के ऊपर आपको गूगल जो लिखा होता है वो कभी कभी अलग अलग प्रकार के चित्रों के माध्यम से आपको प्रदर्शित होता है, तो उस जगह पर इसका फोटो लगाकर इन्हें सम्मानित किया गया है, श्रद्धांजलि दी गई, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में यूपी से संबंधित रही, अलीगढ़ से, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में अपनी फ्रांस यात्रा पर गए थे, राफेल को लेकर भी उन्होंने दोबारा से डील की है, नए राफेल भारत को मिलने वाले हैं, भारत की सैन्य क्षमता बढ़ने वाली है। इसी दौरान नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने का समझौता भी मोदी जी कर आए हैं, और इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने मोदी जी को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। नेक्स्ट है, कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? याद रखिएगा ओमान चांडी जो है वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है, पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? तो याद रखिए वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे है, और वीर सावरकर जी का अंडमान निकोबार से बहुत गहरा नाता रहा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वीर सावरकर जी जो थे दोस्तों, उनको 1911 के आसपास यहाँ पर काला पानी की सजा दी गई थी। अंडमान निकोबार में जो सेल्युलर जेल है वहां पर अपने जीवन के एक लंबे समय तक लगभग 10-11 साल सावरकर जी बंद थे, और अब इन्हीं के नाम पर यहां पर आपने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थापित किया है। 1904-05 की हम बात करें दोस्तों, तो इस समय इन्होंने अभिनव भारत नामक एक संगठन बनाया था, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो याद रखिए भारतीय पासपोर्ट की रैंक 80 है, और इसी इंडेक्स के हिसाब से सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर को हो गया है। पिछली रिपोर्ट तक अगर हम देखें तो जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट था, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर है।
भारत 85वें नंबर पर था पिछली रिपोर्ट में, और 5 स्थान का भारत को फायदा हुआ है और 80वें नंबर पर आ गया है। पासपोर्ट इंडेक्स में यह देखा जाता है कि किसी भी देश में कोई दूसरा देश के व्यक्ति को आने जाने की व्यवस्था में, पासपोर्ट लेने में, वीजा प्राप्त करने में कितनी सहूलियत प्राप्त होती है। तो भारत जो है वो 50 से ज्यादा देशों को या तो विदाउट वीजा या ऑन अराइवल वीजा की सुविधा देकर एक ताकतवर पासपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, 80वें स्थान पर है। जबकि सिंगापुर में ये ज्यादा लोगों को दिया जाता है, ज्यादा देशों के साथ ऐसी व्यवस्था है, इसलिए सबसे मजबूत पासपोर्ट अगर किसी का है तो वो किसका है, सिंगापुर का है। ठीक, चलिए आगे देखें। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखें 20 जुलाई को मनाया जाता है। शतरंज जो है वो दिमागी तौर पर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल है जो कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त को, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है, और इसी चीज को देखते हुए 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाने का भी प्रावधान है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो याद रखिएगा आर प्रज्ञानंदा ने ये टूर्नामेंट जीता है। अगला है दोस्तों, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एस फांगनोन कोन्याक। ध्यान रखिए, एस फांगनोन कोन्याक जो हैं, इनको जो उपसभापति का पैनल होता है, उपाध्यक्ष को ही हम उपसभापति बोल सकते हैं, इसका जो पैनल होता है इसमें 8 लोगों के नाम तय किए गए। क्लियर, 8 लोगों के नाम तय किए गए, उनमें से एक जो हैं वो एस फांगनोन कोन्याक भी हैं। जो 8 लोग हैं दोस्तों, इनमें से 4 जो हैं आपको महिलाएं देखने को मिलती हैं। इसमें सुलता देव जो है उड़ीसा की है, सांसद है। इसके अलावा फैजला खान का भी नाम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत की उड़न परी पीटी उषा जो कि राज्यसभा सांसद, इनका नाम भी इसमें आता है। और इसके अलावा दोस्तों एस फांगनोन कोन्याक का नाम भी है। ये उस पैनल में शामिल है जो उपसभापति का पैनल है। एक्चुअल में जब भारत के जो राज्यसभा के सभापति हैं, सभापति जो होता है वो अगर अनुपस्थित है या उपसभापति अनुपस्थित है, तो इन दोनों की अनुपस्थिति में कौन सभा के कार्यों का संचालन करेगा? तो संचालन करवाने के लिए एक पैनल आप बनाते हैं। उस पैनल में जो लोग दिए होते हैं वो इन दोनों की अनुपस्थिति में एक करके अपना काम निर्वहन करते हैं। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि एस फांगनोन कोन्याक को जो उपसभापति का पैनल होता है उसमें शामिल किया गया है, मतलब 8 लोगों में से एक एस फांगनोन कोन्याक भी है। क्लियर। और सबसे बड़ी बात आप याद रखिएगा, ये नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद हैं। तो नागालैंड की प्रथम महिला सांसद के तौर पर आप इनको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको आपने उपसभापति के पैनल में भी शामिल किया है। आने वाले समय में जब भी संसद में राज्यसभा की बैठक होती है, सदन चलता है, और अगर सभापति उपसभापति नहीं रहते हैं उस समय, तो इनमें से कोई व्यक्ति आपको नेतृत्व करता दिखाई पड़ेगा उपसभापति के रूप में। बराबर। यहां देखिए सभापति कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 64 है, आर्टिकल नंबर 64 कहीं ना कहीं सीधी प्रावधान करता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है। अगर हम देखें कि राज्यसभा जो हमारे देश की व्यवस्था है उसका अगर हम व्यवस्था देखें तो 6 साल तक सदस्यों की सदस्यता रहती है, कार्यकाल रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सभा का नेतृत्व करता है वो व्यक्ति 5 साल के लिए चुना जाता है, क्योंकि उसका इलेक्शन एक उपराष्ट्रपति के तौर पर होता है, ना कि सभापति के तौर पर। तो राज्यसभा के सभापति सभा के सदस्य नहीं होते, उसके बावजूद इसका नेतृत्व करते हैं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब यहां देखिए उपसभापति भी के द्वारा चुना जाता है, और जब सभापति नहीं होते तो उपसभापति काम करता है। अगर हम सभापति की बात करें दोस्तों, तो राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो हमारे देश में बोल सकते हैं कि पहले सभापति के तौर पर चुने गए थे, पहले उपराष्ट्रपति भी थे। और अगर हम यहां देखें वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण का नाम आप लोग याद रखिएगा। हरिवंश नारायण जी जो हैं वो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं। और
उपसभापति के बाद जो पैनल है उसमें पीटी उषा को, फैजला खान को, सुल्ता देव को और नागालैंड की पहली महिला सांसद एस फांगनोन कोन्यांग को महिलाओं को शामिल किया गया है। एक तरह देखा जाए तो राज्यसभा के दृष्टि से ये एक प्रकार का महिला सशक्तिकरण का प्रयास है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इतनी सारी महिलाओं को आपने इसमें शामिल किया है पैनल में। ठीक, चलिए अगला देखें दोस्तों। प्रश्न जो है कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल सबसे बड़े तटरक्षक बल में शामिल है जो एक अधिनियम के माध्यम से 1978 में भारतीय तट और समुद्र व्यवस्था की सुरक्षा, उसकी निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। तो इसके 25वें महानिदेशक के तौर पर राकेश पाल को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में इस ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का उद्घाटन किया है, जिसमें 40 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जो होंगे वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित व्यवस्था को स्थापित करने की यहां पर प्रयास किया जाएगा फूड के क्षेत्र में। क्लियर दोस्तों? तो ये हमने आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।